वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में रिजी। क्या आपका आंसर यस और नो में होगा अगर मैं आपसे ये पूछूं लाइट एडेड टू लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस? यस और नो? आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। इसका जवाब है यस। और ये फिनोमेनन है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यंग और फेरेल साइंटिस्ट ने वेव थ्योरी, लाइट को एज ए वेव माना गया और उसके ट्रांसवर्स नेचर को प्रूफ करने के लिए ये फिनोमेनन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके उन्होंने दिखाया ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। और हाँ, लाइट एडेड लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस। क्या है इंटरफेरेंस? ये जानने के लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें जाननी होंगी। वो हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कोहेरेंट सोर्सेस। बिना कोहेरेंट सोर्सेस के सस्टेन्ड यानी परमानेंट इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं प्राप्त होता। और जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वही तो है इंटरफेरेंस की जान। उसी से इंटरफेरेंस एक्सप्लेन होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेव्स, ये सब क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इंटरफेरेंस को जानने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ना जरूरी होगा। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि अगर किसी भी मीडियम में दो या उससे ज़्यादा वेव्स एक साथ ट्रैवल करती हैं, आपको पता है वेव्स, उनका इक्वेशन, जब वो वेव चलती हैं तो किसी मीडियम पार्टिकल पर जब वो उससे गुजरती हैं तो एक वेव, दो वेव, तीन वेव, जो भी वेव अगर उस मीडियम पार्टिकल पर आएंगी तो उस मीडियम के पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। बस यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और इसी से हम इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, देखिए ये, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रेवल साइमल्टेनियसली इन अ मीडियम then at any instant the resultant displacement at each point of the medium is equal to the vector sum of the displacement produced by the each wave separately। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैकेनिकल वेव्स पर भी लागू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर भी लागू होता है। बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड जैसे लेज़र वेव्स पर यह लागू नहीं होता है। और इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की खास बात क्या है कि जैसे बहुत सारी वेव्स एक साथ चल रही हैं किसी मीडियम में, हर वेव की अपनी आइडेंटिटी एज इट इज़ बनी रहती है। मतलब बहुत सारी वेव्स एक ही मीडियम में चलने पर वो एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर सकती हैं विदाउट लूजिंग देयर आइडेंटिटी। ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों वेव्स पर लागू होता है। देखिए, आपने ऑर्केस्ट्रा एंजॉय किया है। अगर आप देखते हैं कि म्यूज़िकल कॉम्प्लेक्स साउंड, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं और आप उसको एंजॉय करते हैं, इंडिविजुअली अगर आप देखते हैं तो यू कैन आइडेंटिफाई द म्यूजिकल साउंड ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट सेपरेटली। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, कॉम्प्लेक्स साउंड भी आप एंजॉय कर रहे हैं और इंडिविजुअल साउंड को भी आप आइडेंटिफाई करते हैं, जो कर सकते हैं, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आ रही है। ऐसे ही हम ट्यून करते हैं रेडियो स्टेशन से। रेडियो एंटीना पर बहुत सारे प्रोग्राम्स की वेव्स आती हैं, लेकिन जब हम ट्यून करके एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम तो सुनते हैं। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा वो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कैसे वेक्टर सम के फॉर्म में लिखेंगे। मान लेते हैं दो वेव्स जिनकी इक्वेशन है y1 और y2 किसी मीडियम में आती हैं एक साथ, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है y1 और y2 उसका वेक्टर सम होगा उस मीडियम के किसी भी पॉइंट के रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। अगर दो सुपरपोजिंग वेव
मान लीजिए जैसे ये मैं बनाती हूँ एक वेव, और उस वेव के लिए मैं उसका ट्रांसवर्स वेव लेती हूँ अगर, तो मान लिया ये 1 2, यहाँ भी 1 2, तो ये उसका क्रेस्ट है। ओके, ये वेव अगर दूसरी वेव के साथ, ये y1 के लिए वेव इक्वेशन है अगर, और यही दूसरी वेव है y2, तो अगर दोनों वेव किसी भी मीडियम में एक साथ चलती हैं और एक पॉइंट पर आती हैं, जिस पॉइंट पर आने से उस पॉइंट के, मीडियम के उस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो आपको पता है y डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, और नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पॉइंट कितना होगा, दोनों के ये क्रेस्ट और क्रेस्ट एक साथ अगर मिलते हैं, दे आर कमिंग इन फेज, तो क्या मिलेगा हमें, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। आप देख रहे हैं वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा हमें यूं, देखें ऐसे। तो ये होगी नेट डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन जब दोनों वेव्स सेम फेज में मिल रही हैं। अब अगर इसी के साथ पहली वेव तो ऐसी ही है, अब दूसरी वेव यहाँ पर ऐसे मिले, देखिए अब आप एक वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ मिले, तो अब आपके पास जो वेव है वो ऐसी हो गई। ये क्रेस्ट और ट्रफ मिलकर क्या बनाएंगी, अब रिजल्टेंट, वहाँ पर आप देखेंगे कि वो रिजल्टेंट जितना अगर इसका एम्पलीट्यूड है प्लस में उतना ही इसका एम्पलीट्यूड है माइनस में, या ये क्रेस्ट जितना ऊपर है उतना ही ये ट्रफ उतना नीचे है, नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0, तो वहाँ पर मिनिमा की पोजीशन होगी। तो कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग किसी भी मीडियम पॉइंट पर आने वाली वेव्स जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करती हैं मीडियम पार्टिकल पर, तो हर वेव के, इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है उस पॉइंट पर, पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पर। सो एट ए गिवन टाइम, at a given medium point, the resultant displacement is the vector sum of the displacement of the individual waves. अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो हमने देख लिया, ये इंटरफेरेंस में कैसे यूज़ होता है, इंटरफेरेंस क्या है। तो सबसे पहले जान लें कि इंटरफेरेंस कहते किसे हैं। इंटरफेरेंस हम डिफाइन करते हैं, लेट मी राइट इंटरफेरेंस। आप कैसे डिफाइन करोगे उसके लिए मैं बताती हूँ। व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी traveling in the same direction, having zero or constant phase difference, superpose on each other, then their resultant intensity is not the sum of individual intensity at some points, it is maxima at some points and minima at some points. Not like that in the superposing region two light waves are superposing, then their intensities is directly sum up. Superposition says, सुपरपोजिशन का मतलब ही यही है कि कैसी लाइट वेव्स हों जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और वो ज़ीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली हैं। जब वो किसी भी सुपरपोजिशन वाले रीजन में, जितने भी रीजन में जहाँ सुपरपोजिशन हो सकता है उसमें मिलती हैं, तो उनकी इंटेंसिटी केवल वेक्टर सम के इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स के सम के बराबर नहीं होता, उससे अलग होता है। सुपरपोजिशन तो हमने देखा कि जहाँ सेम फेज में मिलेगी वहाँ ऐड हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट्स, जहाँ अपोजिट फेज में मिलेंगे वहाँ सबट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या है, सुपरपोजिशन तो होगा लेकिन अदर देन दिस ऑर्डिनरी एडिशन, यही ऑर्डिनरी सुपरपोजिशन नहीं है तो सुपरपोजिशन, लेकिन ऑर्डिनरी एडिशन नहीं मिलता है एट द प्लेसेस ऑफ मैक्सिमा। इंटरफेरेंस में उतनी ही इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड है, तो उतनी ही
एनर्जी उतनी ही इंटेंसिटी, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि मैक्सिमा मिनिमा आर फॉर्म्ड इन द होल सुपरपोजिशन रीजन। मतलब हर जगह यूनिफॉर्मली आपको लाइट इंटेंसिटी के सम के बराबर नहीं मिलती, अदर देन सम ऑफ इंटेंसिटी। जो लाइट मिलती है बस वही है इंटरफेरेंस। मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था लाइट एडेड लाइट टुगेदर प्रोड्यूस डार्कनेस। आपका जवाब था यस। कैसे? उस जवाब को कैसे समझाऊंगी? इसी इंटरफेरेंस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लगा के। यंग्स ने लाइट के वेव नेचर और उसके ट्रांसवर्स होने की इसी अपने एक एक्सपेरिमेंट से ही तो कंफर्म किया था, कंफर्मेशन उसने किया। क्या है यंग्स एक्सपेरिमेंट? आइए देखते हैं। हाउ द इंटरफेरेंस इज डिफाइंड। मैंने लिखी है यहाँ पे डेफिनीशन। व्हेन two light waves of same frequency travel in the same direction having zero or constant phase difference, superpose. The resultant intensity of light at any point is different from the sum of intensities of the two waves. हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, अगर सेम फेज में मिलती हैं तो एडिशन, अपोजिट फेज में मिलती हैं तो सब्ट्रैक्शन। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या होगा? सम से भी डिफरेंट। यहाँ लिखा है द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ द टू वेव्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एट सम पॉइंट्स रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड एट सम अदर पॉइंट्स नियरली डार्कनेस और मिनिमम। नियरली डार्कनेस का मतलब अगर उन दोनों लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होगा तो नियरली डार्कनेस मिनिमा मिलेगा। तो जिन पॉइंट्स पर सुपरपोजिशन रीजन में मैक्सिमा मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, उन पे कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। एंड एट दोज पॉइंट्स वेयर मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड इट इज सेड दैट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज टेकिंग प्लेस। तो कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा की जगह डिस्ट्रक्टिव मिनिमा की जगह, ये इंटरफेरेंस हो गया। अब ये इंटरफेरेंस कैसे यंग्स एक्सपेरिमेंट से समझाया जाता है, तो इसका नाम ही है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसका ये सेटअप दिखाया है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से, YDSE के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, सोडियम वेपर लैम्प। उस सोर्स के सामने डार्क रूम में पूरा सेटअप है ये। एक स्लिट लगाई ओपेक, उसमें एक स्क्रीन लगाया ओपेक कार्डबोर्ड उसमें, और एक स्लिट काटी बहुत पतली। मैंने लिखा है उसकी विड्थ है अराउंड 1 मिलीमीटर। ये स्लिट रेक्टेंगुलर स्लिट जो दिख रही है सोर्स के सामने, तो जाहिर सी बात है लाइट इससे जाएगी। और ये स्लिट है तो इससे लाइट आगे बढ़ेगी, तो ये डैश डैश जो लिखा है ये लाइट के आगे बढ़ने की। अब देखिए ये आगे बढ़ने की डायरेक्शन से, तो इससे इस स्लिट से अबाउट 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरा ओपेक बोर्ड लगा है, और इस बोर्ड में 2 स्लिट्स कटी हुई हैं एक दूसरे से तकरीबन 2 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर। ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 2 मिलीमीटर। और ये वाली स्लिट तो और बारीक है, कितनी है 0.3 मिलीमीटर की थिकनेस की। अब ये जो सोर्स है, इससे जो लाइट आ रही इन S1 S2 के ठीक मिडिल पर पड़ रही है। यहाँ तो ओपेक है, आप ऑर्डिनरली सोचिए तो सोर्स से जो लाइट जा रही है तो यहाँ पर पड़ रही है। लेकिन आप देखिए अगर आगे जाएं और एक जो बड़ा स्क्रीन लगा है, उस बड़ी स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट स्ट्रिप्स दिखती हैं, बैंड्स दिखते हैं, वाइट एंड डार्क। यही फ्रिंजेस कहलाती हैं।
तो अब आप अगर ऑर्डिनरी वे में सोचिए तो लाइट जा रही थी, तो लाइट यहाँ से टकरा के इसके पीछे कैसे पहुँच गई, या इन दोनों स्लिट से जाती है तो ठीक लाइट इन दोनों स्लिट से पास होती, इन्हीं के पीछे आपको इल्यूमिनेशन मिलता। ये बैंड फॉर्मेशन कैसे हो गया, और यहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस या डार्क क्यों दिखाई पड़ रहा है। सब्जेक्ट यहाँ से लाइट जाती है सिर्फ इस स्लिट से निकल के जाती है, और यहाँ तो आप देख रहे हैं कि जो ये सोर्स से लाइट जा रही, स्लिट से होती हुई जा रही, इनके मिड पॉइंट से होती हुई जा रही है, वहाँ पर पीछे स्क्रीन पर तो CB का मतलब है सेंट्रल ब्राइट, सबसे चमकदार, और सेंटर पर बनने वाली जो फ्रेंड है, सारी जो ये ब्राइट है सबकी इंटेंसिटी एक है। तो जो चमकदार फ्रेंड बीच वाली है, उसके बाद अल्टरनेटली डार्क, फिर उसके बाद ब्राइट, सबकी विड्थ एक है, और जो मैक्सिमा है सबका, उनका इंटेंसिटी मैक्सिमा वाली सेम है और डार्क वाली डार्कनेस। ये इंटरफेरेंस पैटर्न यही तो कहता है लाइट एडेड लाइट प्रोड्यूस डार्कनेस। यहाँ से तो लाइट जा रही थी, तो इन दो जगहों पे डार्कनेस या फ्रिंज पैटर्न ऐसा क्यों मिला, ये बताता है लाइट के वेव नेचर को। आपने पढ़ा था कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट, लाइट सीधी रेखा में चलती है, तो यहाँ तो ओपेक हो गया, फिर भी आपको पीछे कैसे ये कलर्ड वो डार्क एंड वाइट बैंड्स मिल रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को कैसे समझेंगे, ये आप देख रहे हैं जो लाइट यूँ जा रही है, ये जो स्लिट है, अगर एक्सपेरिमेंट को समझना है तो मैं इस स्लिट को, अगर जो ये स्लिट है इसको यूँ घुमा दूँ, जैसे ये स्लिट यहाँ पर यूँ है, उसको अगर यूँ कर दें तो ये एक S, यहाँ से ये स्लिट दिखेगी। इस स्लिट के ऊपर जो लाइट आ रही है वो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, मान लिया ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, वो आ रहा है। अब इसको समझते कैसे हैं, हाइगेंस थ्योरी से यंग्स ने कैसे बताया कि लाइट का ट्रांसवर्स नेचर। देखिए, स्लिट से जब यहाँ ये जो स्लिट है उससे जब लाइट चलेगी तो आपको पता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट या स्लिट का जो वेव फ्रंट होगा, ये प्लेन वेव फ्रंट जब स्लिट से पास होगा, स्लिट एक लीनियर सोर्स का काम करेगी। लीनियर सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलिंड्रिकल, और उस सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के आगे बढ़ने पर सेम वेव फ्रंट पर आप देखते हैं दो S1 और S2 सिचुएटेड स्लिट्स हैं। इनको हम यहाँ पे पिन होल जैसा देख रहे हैं, ये S1 S2, ये भी S1 S2। यहाँ पर जो आप ऐसे देख रहे हैं, इस जगह पे हमने यूँ दिखाया, तो ये एक होल, ये दूसरा होल, तो ये दोनों होल दिखाए जा रहे हैं ये स्लिट को ऐसे कर देने पर इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब देखिए, ये जो S1 S2 हैं वो उसी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट पर ही सिचुएटेड हैं। तो वेव फ्रंट पर सिचुएटेड हर पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट करता है और न्यू वेव सोर्स होता है। यही तो हाइगेंस थ्योरी है। तो अब आप देखते हैं कि जो न्यू वेव सोर्स है, तो इससे जो मैंने ये डार्क लाइन, डॉटेड लाइन, फिर डार्क और डॉटेड लाइन, तो अगर क्रेस्ट मान लिया जाए जो वेव्स निकल रही हैं तो वो डार्क लाइन के फॉर्म में, और ट्रफ है वेव्स का डॉटेड लाइन के फॉर्म में। तो S1 से और S2 से सेंटर मान के आर्क्स लगा दिए गए हैं बराबर डिस्टेंस के, और ये आर्क्स एक क्रेस्ट को ट्रफ को, क्रेस्ट को ट्रफ को, यानी S1 से जो वेव चल रही हैं और जो S2 से वेव चल रही है, S1 S2 क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज। क्यों है, क्योंकि S से निकलने वाले सेम सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट पर, सेम वेव फ्रंट पर सिचुएटेड हैं। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में फिर से वेव्स आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए, जो स्क्रीन है, स्क्रीन पर ये जो सेंट्रल बैंड मिलता है वो ब्राइट मिलता है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। यहाँ पर ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्यों ब्राइट है, आप देखिए, इसकी सिचुएशन है ठीक S की सीध में, और S से S1 और S से S2 की दूरी सेम है। तो अब आप S से जो वेव यहाँ S1 से और S से जो S2 तक आ रही हैं, और उससे बाद S1 से C तक और S2 से C तक, ये राइट बाइसेक्टर ही है, तो इस पर जो S1 और S2 से जाने वाली वेव्स हैं वो भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही, तो हमें पता है कि
फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो उनके बीच में अगर कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है, जो सेंट्रल पॉइंट तक पहुंच रही हैं वेव्स S1 से और S2 से। S1 S2 इज द न्यू वेव फ्रंट। तो S1 S2 न्यू सोर्सेज हैं जो सेम वेव फ्रंट पर सिचुएटेड हैं। तो उनसे जो वेव्स आ रही सब सेम फेज की आ रही हैं। उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सेम फेज की हैं क्योंकि सेम वेव फ्रंट पर सिचुएटेड हैं। और यहाँ पर सेंट्रल पर वो एक ही रास्ते को तय करके S1C और S2C सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। पार्ट डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस भी 0 है। तो सब 0 फेज डिफरेंस में, यानी कि उनके बीच में कोई फेज का अंतर नहीं है, सेम फेज में मिल रही हैं। सेम फेज में मिलेंगी तो इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमम क्यों होती है पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन में। तो आप यही बताएंगे क्योंकि सेंटर पर मिलने वाली वेव्स के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। दे मीट इन द सेम फेज एंड दे प्रोड्यूस ब्राइट फ्रिंज। ये कैसे शो किया जाएगा? आप देखिए, सारे पॉइंट्स जो ये C तक लाइन ड्रॉ करी है मैंने, वो देखिए ये 2 डॉटेड क्रेस्ट ट्रफ है डॉटेड। तो दोनों एक S2 का ट्रफ है और एक S1 का ट्रफ है, उनके मीटिंग कट करने के पॉइंट को जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए ये लाइन है, दोनों डार्क लाइंस क्या है? क्रेस्ट। तो एक S1 का क्रेस्ट और एक S2 का क्रेस्ट है, दोनों के क्रेस्ट के मिलने से। तो या तो दोनों क्रेस्ट मिल रहे हैं या दोनों ट्रफ। देखिए फिर ये ट्रफ, फिर ये क्रेस्ट। तो यहाँ पर जहाँ दोनों क्रेस्ट मिलते हैं या दोनों ट्रफ मिलते हैं तो फेज 0 होता है, तो मैक्सिमा होता है। तो ये सारे मैक्सिमा को ज्वाइन करने वाली लाइन है और इसको बोलते हैं एंटी नोडल लाइन। यही लाइन देखिए फिर मिलेगी इसका एक डार्क के बाद। देखिए बी पर जो मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पर ये एक क्रेस्ट है S1 का और ये वाली लाइन जो है S2 की, देखिए कट पॉइंट है। फिर ये ट्रफ है S1 का और ये S2 का, उनका मीटिंग पॉइंट है। तो आप ये बहुत सारे जब ऐसे क्रेस्ट ट्रफ आप मिलाएंगे तो जहाँ जहाँ दोनों क्रेस्ट या दोनों ट्रफ से मिलने वाले पॉइंट्स हैं वो कहलाती है एंटी नोडल लाइन। और वहाँ पर वेव सेम फेज में मिलती हैं तो क्या मिलती है? ब्राइट फ्रिंज। वहाँ पर ब्राइटनेस मिलती है। तो सुपरपोजिशन से आप देख रहे हैं सेंट्रल ब्राइट के बाद ये ब्राइट मिली। बीच में क्या है? अब आप बीच में देखिए, ये जो लाइन मैंने ज्वाइन की, इस लाइन में अगर आप देखिए तो ये एक डार्क लाइन है और ये डॉटेड। ये अपने आप अगर आप आर्क्स लगाते हैं तो मिलेगा आपको पैटर्न। फिर उसके बाद आगे बढ़िए तो देखिए ये डॉटेड है और ये डार्क है। डॉटेड और डार्क में एक क्रेस्ट है और एक ट्रफ है। जहाँ क्रेस्ट और ट्रफ मिलेगा वहाँ आउट ऑफ फेज मिलेंगी, तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होगा? मिनिमा। और अगर एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है तो कंप्लीट डार्कनेस। तो ये लाइन जो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ यानी एक डॉटेड और एक फुल लाइन के मिलने से बनी है, जोड़ के मिलाई गई है उन पॉइंट्स को, तो इन पॉइंट्स पर क्रेस्ट ट्रफ मिल रहे हैं, तो ये कंप्लीट डार्कनेस को शो करती है ना। अजीबोगरीब पैटर्न कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के दोनों ओर इक्वल विड्थ की इक्वल सेपरेशन पर डार्क ब्राइट स्ट्रिप्स मिलती हैं जिन्हें कहते हैं फ्रिंजेस। तो जहाँ पर डार्क मिल रही है और जहाँ पर ब्राइट मिल रही है वो आपस में इक्वल डिस्टेंस पे जो पैटर्न बना रही फ्रिंज पैटर्न, ये यंग्स एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है। ये क्या शो करता है कि यहाँ डी पर ऐसा नहीं है कि कोई स्लिट बंद कर दी गई है इस वजह से डार्क या नियरली डार्कनेस है, लाइट नहीं है। वहाँ पर भी लाइट वेव मिल रही है। तो मैंने कहा था ना, लाइट एडेड लाइट प्रोड्यूस डार्कनेस। तो क्या है यहाँ पर? लाइट एडेड लाइट तो है, लेकिन कैसे? एक लाइट का क्रेस्ट, दूसरे का ट्रफ, दे आर मीटिंग इन अपोजिट फेज, यू आर गेटिंग डार्कनेस। तो यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट से यही तो शो किया था इंटरफेरेंस का पैटर्न कि दो वेव्स का सुपरपोजिशन ऐसे हो कि सुपरपोजिशन रीजन में इंटेंसिटी अल्टरनेट पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा के फॉर्म में बट जाए, ना कि हर पॉइंट पर
जनरल इल्यूमिनेशन हो। ये इंटरफेरेंस के पैटर्न को यंग ने लाइट के ट्रांसवर्स वेव नेचर को साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंटली कर दिखाया। देखा गया कि S1 S2 दोनों स्लिट्स में से किसी एक स्लिट को ढक दिया जाए, कवर कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, तो फ्रिंज पैटर्न जो डार्क ब्राइट पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस मिलता है ये डिसअपियर हो जाता है। ज़रूरी है S1 S2 से जो लाइट आ रही है उनसे इंटरफेरेंस हो, फ्रिंज पैटर्न ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन लाइट कमिंग फ्रॉम S1 S2 उसी का रिजल्ट है। अगर एक क्लोज कर देते हैं तो फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर हो जाता है। सेकेंडली, अगर एक ही कलर की लाइट, मान लीजिए हम रेड कलर की लाइट S से भेजते हैं, तो जो फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ, दूसरे कलर की लाइट भेजेंगे तो हमें जो फ्रिंज पैटर्न मिलेगा उनकी विड्थ अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ अलग अलग है। देखा जाता है रेड कलर अगर यहाँ S से जा रहा है, रेड कलर की लाइट भेजी जाती है, तो वो S से जाने वाले रेड कलर से जो फ्रिंज पैटर्न मिलता है वो वाइडर फ्रिंजेस मिलती है, विच कन्फर्म्स द ग्रेटर वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। अब किन पॉइंट्स पर मैक्सिमा बनेगा, क्या कंडीशन होगी मैक्सिमा की, क्या कंडीशन होगी मिनिमा की, क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। यंग्स एक्सपेरिमेंट क्या है, इंटरफेरेंस क्या है, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।